तो जब हमने कॉस्ट का पता लगा लिया तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है कि हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू का पता लगाएं। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे आती है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू मींस द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जब हम नॉर्मली बिजनेस में जो माल बेचते हैं वो सेलिंग प्राइस और उसमें से लेस करते हैं जो सेल करने के लिए हमें नेसेसरी एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। सपोज सेल करने के लिए हमें कुछ फ्रेट माल यहाँ पर हमारे गोडाउन में रखा है, उसे मार्केट तक ले जाना है, उसमें कुछ एक्सपेंस होंगे या कोई सेलिंग कमीशन होगी। तो ये सारे एक्सपेंस लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू आएगी, जो हमारी जेब में नेट अमाउंट आने वाली है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मोस्ट रिलायबल एविडेंस एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन. Estimation of net realizable value also takes into account the purpose of for which the inventory is held. Estimation of net realizable value is made as at the each of balance sheet date. तो net realizable value हर बार बैलेंस शीट डेट पर हम देखेंगे. Estimation of net realizable value. तो net realizable value of material and other space supplies held for use in production of finished goods is estimated as under. जो हमारे पास माल रखा हुआ है जिसे हम बेच ही नहीं रहे, फिनिश गुड्स के लिए तो हमने बात कर ली कि उसका जो सेलिंग प्राइस है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो हम सेलिंग प्राइस करते हैं उसमें से एक्सपेंसेस से लेस कर देंगे. लेकिन उनके बारे में क्या है, जो रॉ मटेरियल या WIP हमारे पास रखा हुआ है उसके लिए हम कैसे वैल्यूएशन करें. इफ फिनिश गुड्स इन विच raw material and supply used is sold at a cost or above cost, then the estimated realizable value of raw material and supply is considered more than its cost. मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ये बात समझा देता हूँ. सपोज रॉ मटेरियल है और वो हमने 5 रुपीज पर केजी परचेज किया है. क्योंकि रॉ मटेरियल हम सेल नहीं करते हैं तो इसका सेलिंग प्राइस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हम तो अपना पता लगा नहीं सकते. हाँ, हम ये पता लगा सकते हैं आजकल इसका परचेज प्राइस क्या है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि आप ये देखो ये रॉ मटेरियल का यूज कहाँ करोगे आप, फिनिश गुड्स बनाने के लिए. और फिनिश गुड्स का जो सेलिंग प्राइस है वो है 48. और अगर आप फिनिश गुड्स की कॉस्ट देख रहे हैं, कॉस्ट, और ये फिनिश गुड्स की कॉस्ट है 41. अब ये कॉस्ट से ज्यादा में बिक रहा है, क्योंकि फिनिश गुड्स कॉस्ट से ज्यादा में बिक रहा है इसका मतलब ये 5 रुपए का प्राइस पूरा रिकवर कर पा रहे हैं आप, क्योंकि 41 के अंदर 5 रुपीज इंक्लूडेड है और उससे ज्यादा में बिक रहा है इसका मतलब ये 5 रुपए पूरे वसूल हो रहे हैं. तो आप ये कह सकते हैं इसका सेलिंग प्राइस 5 रुपए से ज्यादा ही है. क्योंकि इसका सेलिंग प्राइस जो भी है वो 5 रुपए से ज्यादा है तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू आप कह सकते हैं इसकी कॉस्ट से ज्यादा है. तो हम वैल्यूएशन करते हैं कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस. क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि इसका सेलिंग प्राइस नेट रियलाइजेबल वैल्यू 5 रुपीज से मतलब कॉस्ट से ज्यादा है, तो हमें कॉस्ट पर ही वैल्यू करना है. तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बात यह है कि वो हमारी कॉस्ट से ज्यादा है. अगर कॉस्ट से कम है तो उसके एग्जैक्ट अमाउंट पता लगाना इंपॉर्टेंट हो जाएगा. तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर हमारा फिनिश प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस पूरी कॉस्ट को रिकवर कर पा रहा है तो हम ये मानते हैं कि हमारा रॉ मटेरियल WIP भी सब, उसके अंदर जो भी रॉ मटेरियल है जो भी सप्लाईज है उन सबका सेलिंग प्राइस ज्यादा है, इसलिए हम कॉस्ट पर ही हमेशा वैल्यू करेंगे. और बता रखा इफ फिनिश प्रोडक्ट इन विच रॉ मटेरियल एंड सप्लाई यूज्ड इज सोल्ड बिलो कॉस्ट. अब यहां पर दूसरा सिचुएशन हो गया कि हमारा जो फिनिश गुड्स है वो लॉस में बिक रहा है. Then the estimated realizable value of raw material or supplies is equal to the replacement price of material or supplies. तो ये कह रहे हैं कि अगर अब ऐसी सिचुएशन है तो अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि अगर हम नया माल खरीदें इसकी जगह तो वो कितने का आएगा. अगर वो माल रिप्लेस करने में जो खर्चा आएगा वो ही हम इसका वैल्यूएशन का एक सोर्स ले लेंगे. तो बहुत इंपॉर्टेंट पहली बात थी, अगर हमारा अनटिल अनलेस सेलिंग प्राइस फिनिश गुड्स का ज्यादा है तो हम ये मानेंगे कि रॉ मटेरियल का सेलिंग प्राइस भी ज्यादा है. मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज. स्टेप 3, इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करना, लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इन दोनों में से जो भी कम है उस पर करना है. ये स्टेप 3 था. स्टेप 1 था कॉस्ट का पता लगाना.
स्टेप 2 था नेट रियलाइजेबल वैल्यू का पता लगाना, और स्टेप 3 था इन दोनों को कंपेयर करके जो भी कम है उस पर लिखना। क्वेश्चन नंबर 9, जी लिमिटेड है, इनके पास 10,000 बैग हैं सीमेंट के, इन्होंने 180 के हिसाब से 25 किए हैं। जो ट्रेड में टर्म्स रहती हैं उन टर्म के हिसाब से जो सीमेंट डिलीवर होता है बायर के डोर तक होता है। कभी आपने भी खरीदा हो अगर सीमेंट काम करने के लिए, तो आपके पास सीमेंट घर तक देकर जाते हो। एंड द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी इज 10 पर बैग विच इज पेड बाय द सेलर। सेलर क्या करता है, आपको घर तक पहुंचाता है और एक प्राइस बता देता है घर पे पहुंचने का, ये प्राइस है। सेलिंग प्राइस इज 187, तो हमें बताना है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन क्या होगी। तो कॉस्ट है 180 और नेट रियलाइजेबल वैल्यू है सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर डिलीवरी कॉस्ट। तो आपकी जेब में 177 आ रहे हैं जबकि कॉस्ट है 180। इन दोनों में से जो भी कम है उस पर वैल्यू करेंगे। इन दोनों में कम है नेट रियलाइजेबल वैल्यू 177, तो 177 पर वैल्यू होंगे आपके 10,000 बैग। 17,70,000, क्योंकि आप लॉस में चल रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो माल आ रहा है वो ज़्यादा का आ रहा है और जो सेलिंग प्राइस है वो कम है। क्वेश्चन नंबर 10, अनसोल्ड यूनिट्स विद एजेंट 1000। आपके पास जो यूनिट्स हैं अनसोल्ड यूनिट विद एजेंट, आपके एजेंट के पास जो यूनिट्स हैं वो 1000 है, कॉस्ट है 10, सेलिंग प्राइस 8 है और एजेंट का कमीशन 5% है। तो हमें क्या वैल्यूएशन करनी चाहिए? तो कॉस्ट 10, सेलिंग प्राइस 8 माइनस सेलिंग कमीशन 40 पैसा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 7 रुपीज 60 पैसा। इन दोनों में से जो भी कम है 7 रुपीज 60 पैसा। आप ये टोटल बेसिस पे भी कंपेयर कर सकते हैं, मैंने पर यूनिट बेसिस पर करा है, आप टोटल बेसिस पर भी कर सकते हैं। 1000 यूनिट्स है, 7 रुपीज 60 पैसा के हिसाब से वैल्यू होगी 7600 रुपीज। ठीक है, तो आप लोगों को बस हल्का सा ये ध्यान रखना है कि जो भी दोनों में से कम है उस पर वैल्यू करना है। कंपैरिजन बिटवीन कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, द कंपैरिजन बिटवीन दिस डन बाय आइटम और बाय ग्रुप ऑफ आइटम मेथड। अभी तक हमने जो एक दो क्वेश्चन करे उसमें हमारे पास एक ही प्रोडक्ट था, लेकिन अगर हमारे पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो सपोज, तो हम क्या करें, आइटम वाइज आइटम भी चेकिंग कर सकते हैं या ग्रुप मेथड भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। यहाँ पर लिखा है कि स्टॉक की वैल्यूएशन करिए आप आइटम वाइज आइटम मेथड से और ग्रुपिंग मेथड से। तो हम पहले फर्स्ट करते हैं आइटम बाय आइटम मेथड से। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर है 1 2 3 4। ठीक है, ग्रुप लिखने की जरूरत नहीं है अगर हम आइटम वाइज आइटम चल रहे हैं, क्योंकि ग्रुपिंग तो हो नहीं रही है, लिख देंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। नंबर ऑफ यूनिट्स 100 200 300 एंड 400। कॉस्ट पर यूनिट है, तो क्या मैं टोटल में लिख लूँ इसे? टोटल में लिख लेता हूँ, मैं 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 10,000। 200 को 200 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 40,000। 300 को 150 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 45,000।
और 400 को 250 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा 1 लाख। अब मुझे नेट रियलाइजेबल वैल्यू चाहिए, तो रियलाइजेबल वैल्यू है 120, तो 100 इंटू 120, तो ये हो गया हमारा 12,000। इसमें से रियलाइजेबल एक्सपेंसेस 8.33% लेस कर देता हूँ मैं, 11,000 आ जाएगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू 11,000। अब हमारे पास दूसरा है जिसका सेलिंग प्राइस भी 200 है, तो 40,000 माइनस 10%, तो इसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो जाएगा 36,000। ये है 156, तो 300 इंटू 156 हो गया 46,800 माइनस 8.33%। आप 33 को थोड़ा 8.3333 4-5-6 बार लिख सकते हैं कैलकुलेटर पे, उससे एक्यूरेट आंसर आ जाएगा आपका 42,900। और यहाँ पर है रियलाइजेबल वैल्यू 290, 400 इंटू 290 1,16,000 माइनस 10%, 1,04,400। अब आप ये नहीं कर सकते हैं कि टोटल कर ले कॉस्ट का कॉलम का और नेट रियलाइजेबल वैल्यू के कॉलम का टोटल कर ले और जो कम है उस पर वैल्यू करें, ऐसा नहीं कर सकते। हम आइटम वाइज आइटम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लोअर। तो 10,000 और 11 में से कम क्या है? 10,000। 40 और 36 में से 36,000। 45, 42,900 में से 42,900। 1 लाख और 1,04,400 में से 1 लाख। तो ये हमारी स्टॉक की वैल्यूएशन आ गई। 10,000, 36,000, 42,900, 1 लाख, 1,88,900। तो ये हमारी स्टॉक की वैल्यूएशन आ गई आइटम वाइज आइटम मेथड से 1,88,900। अब हमारा जो दूसरा मेथड है ग्रुप मेथड, उस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो ग्रुप मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे उसे समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास आ चुका है, हम पहले ही कर चुके थे कि दोनों में से कम क्या है, लेकिन ग्रुपिंग मेथड से हम क्या करेंगे, हम कॉस्ट ग्रुप ए की लिखेंगे और नेट रियलाइजेबल वैल्यू ग्रुप ए की लिखेंगे। कॉस्ट ए ग्रुप में क्या क्या है? प्रोडक्ट ए और 3 और प्रोडक्ट सेकंड और थर्ड प्रोजेक्ट सेकंड और फोर्थ हमारा ग्रुप बी में है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि ये 1 और 3 एक ग्रुप में और 2 और 4 सेकंड ग्रुप में, बी ग्रुप में। ठीक है, तो कॉस्ट देखते हैं। ए ग्रुप की 11,000 है और कॉस्ट 10,000 है और 45,000 है, तो इसका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 55,000। एनआरवी देखें तो 11,000 और 42,900 है,
इनका टोटल करें तो आता है 53,900। इन दोनों में से जो भी कम है तो विच एवर इज लोअर, तो 53,900 कम है, तो 53,900 हमारा ए ग्रुप का वैल्यूशन आ जाएगा। अब हम दूसरे ग्रुप का वैल्यूशन करते हैं, कॉस्ट देखते हैं ग्रुप बी की और एनआरवी देखते हैं ग्रुप बी की। तो कॉस्ट है ग्रुप बी की 40 एंड 1 लाख, और एनआरवी है 36,000 एंड 1,04,400। तो ये हो गया 1,04,000, 1,40,000, और ये हो गया 1,40,400। तो इन दोनों में से जो भी कम है 140, तो ये ग्रुप बी की स्टॉक की वैल्यूशन आ गई। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 1,40,000 प्लस 53,900 आ गया 1,93,900 पूरे स्टॉक की वैल्यूशन। जो हमारी पहले इंडिविजुअल आइटम वाइज आइटम मेथड से आई थी वो 188,900 आई थी। तो दोनों से वैल्यूशन अलग अलग आएगी, लेकिन यहाँ कई बार क्या हो जाता है कि हमारे पास इतनी ज़्यादा आइटम्स होती हैं कि इंडिविजुअल आइटम के लिए बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम ग्रुपिंग मेथड करके लगभग किसी की वैल्यू कम है किसी की ज़्यादा है तो सेट ऑफ होके मोर और लेस लगभग आसपास ही वैल्यूशन आती है। तो ये था हमारा मेथड। अब हमें डिस्क्लोजर क्या क्या करनी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। तो डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज द फॉलोइंग अकाउंटिंग पॉलिसी। इन्वेंट्री की वैल्यूशन के लिए आपकी क्या अकाउंटिंग पॉलिसी है, कौन सा मेथड यूज करा है आपने, मतलब फीफो यूज करा है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन करा है, वेटेड एवरेज करा है, कौन सा मेथड यूज करा है आपने। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्रीज लाइक फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स, इन सब में अलग अलग क्लासिफिकेशन आपको करना चाहिए। कुछ नोट्स हैं आपके लिए, जैसे मशीनरी स्पेयर हेल्ड फॉर यूज इन फिक्स्ड एसेट, उसे इन्वेंट्री में मत ऐड करिए। इन केस ऑफ हाई प्रोडक्शन ओवरहेड को आप एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से लीजिए, या फिक्स्ड ओवरहेड की बात हो रही है। स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट जनरली वो इन्वेंट्री में नहीं आती है। बोरोइंग कॉस्ट AS16 अगर अलाउ करता है तो आती है। वारंटी एक्सपेंसेस टू बी इंकर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल इन ए पार्ट ऑफ ए कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। रॉयल्टी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन इज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, बट रॉयल्टी बेस्ड ऑन सेल इज नॉट। अगर आप रॉयल्टी देते हैं और रॉयल्टी देते हैं पर यूनिट प्रोडक्शन के हिसाब से तो उसे कॉस्ट में ऐड करेंगे, लेकिन पर यूनिट सोल्ड के हिसाब से देते हैं तो वो सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया, फिर वो प्रोडक्शन एक्सपेंस नहीं है तो उसे हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड नहीं करेंगे। बाय प्रोडक्ट्स आर मेजर्ड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू एंड मे बी शोन सेपरेटली और डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट। तो अलग से भी दिखाया जा सकता है, जैसा हमने एक क्वेश्चन में किया था, वहां पर मैंने कहा था ये भी करा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि हम मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। एक्साइज ड्यूटी पेड और पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट। कोई भी टैक्सेस है, ये एक्साइज ड्यूटी पहले लगती थी जनरली, अब कोई भी है GST या कुछ है जो आपका इनपुट है, अगर अगर उसका क्रेडिट मिल जाएगा तो उसे नहीं लेना चाहिए हमें कॉस्ट में। अगर कोई भी टैक्स ऐसा है जिसका क्रेडिट नहीं मिलेगा तो उसे कॉस्ट में ले लेना चाहिए। ऐसे ही है नेट, अगर हमारा कोई भी क्रेडिट मिलेगा टैक्स पर तो उसे हमें नेट लेना चाहिए। For buyer, the goods in transit are included in inventory only if the risk and reward of ownership have been passed to him. If not, it is the inventory of seller. सपोज आप सेलर हैं और आपने सामान भेज दिया है, रास्ते में अगर चोरी हो जाए, आग लग जाए तो ये बायर की जिम्मेदारी है, आपकी कोई टेंशन नहीं है। तो ये सेल है आपकी, तो इसकी वैल्यूशन इसे स्टॉक में कौन लेगा, बायर। लेकिन अगर जब तक बायर के पास ये माल नहीं पहुंचता है जो, और अगर रास्ते में कुछ भी हो गया, खराब हो गया, चोरी हो गया, तो ये अगर सेलर का लॉस है तो सेलर को अपने स्टॉक के अंदर इसे इंक्लूड करना चाहिए, ना कि बायर को। Material given on loan are not an inventory, rather it should be shown as a loans and advances. तो आपने अगर किसी को मटेरियल एज ए लोन दिया है तो वो हम
जैसे पैसा होता है, पैसा चला गया एज ए लोन दे दिया, ऐसे स्टॉक या मटेरियल दे दिया तो स्टॉक में नहीं है क्योंकि उसे बेचने के लिए आप रेडी नहीं है, तो इसे हम लोन्स एंड एडवांसेस की तरह दिखाएंगे। In case of joint product, conversion costs are allocated between the products on a rational and consistent basis. जो हमने पहले भी बात करी थी, joint product है उनकी अलग अलग कॉस्ट है, तो हमें किसी सुटेबल बेसिस से उस कॉस्ट को बांटना चाहिए। लेकिन सबसे बढ़िया मेथड है सेलिंग प्राइस ऑन स्प्लिट ऑफ पॉइंट। नेट रियलाइजेबल वैल्यू शुड बी एस्टिमेटेड एट ईच बैलेंस शीट डेट। हर बैलेंस शीट डेट पर हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू अपने स्टॉक की निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ द फॉलोइंग कैन बी वैल्यूड एज पर AS2 बैलेंस शीट में इन्वेंट्री ऑफ लाइव स्टॉक। बच्चों लाइव स्टॉक की इन्वेंट्री AS2 में नहीं होती है कवर। एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी AS2 में कवर नहीं होते हैं। मिनरल ऑयल्स भी AS2 में कवर नहीं होते हैं। फाइनेंशियल एसेट भी एज ए शेयर्स वो भी हमारा फिर AS2 में कवर नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13, RCC लिमिटेड है, उनकी इन्वेंट्री है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच इज लेस। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही करना चाहिए। फॉर दिस पर्पस द कॉस्ट इज असर्टेन बाय अप्लाइंग द LIFO मेथड। यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दी क्योंकि LIFO मेथड AS2 अप्लाई करने को मना करता है। वो कहता है या तो FIFO लगाइए या वेटेड एवरेज लगाइए, और एंड द नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज टेकन एज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस ऑफ परचेजिंग ऑफ दीज इन्वेंट्रीज। कमेंट, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू आज इस माल को खरीदने का जो रेट है वो उस पर नहीं लगाते हम, जो आज इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है वो लगाते हैं। नॉर्मल सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस ऑन सेल्स। तो यहाँ पर गड़बड़ काफी कर रखी है, LIFO नहीं लगाना चाहिए हमें बिल्कुल भी। तो हम इस AS को कंप्लीट कर चुके हैं, अच्छे से समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करिए इसकी, और कोई भी टेंशन या डाउट है तो मुझे बताइए। और मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को देखा है और कंप्लीट करा है तो मुझे इन्फॉर्म करिए कि सर हमने इसे कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आप करते नहीं हैं, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब मैं ये आपको वीडियो डाल कर दे रहा हूँ और आप देख लेंगे और आप मुझे बता देंगे कि सर हमने ये वीडियो देख लिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो जब तक नेक्स्ट वीडियो आता है तब तक आप क्या करेंगे, बाकी सब चीज़ों का रिवीजन करते रहेंगे। टाटा बाय बाय, नमस्ते।